वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी-एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो है एसएससी-एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के 19/8/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आदित्य जो है किसी कार को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार को अकेले 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर जो है कार को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आदित्य को ए से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि आदित्य जो है किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। फिर बोला गया है कि उसी कार को रमन, यानी कि रमन को आर से डिनोट कर देते, तो रमन बोला गया कि उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है, अकेले 45 दिनों में कर सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 45 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 45 और 24 का आपका एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 आपका 3 8 यानी कि 9 9 चौक 36 यानी कि 360 जो है आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पर से 24, जब 360 को 24 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 24 × 120 यानी कि 15 आएगा। कितना आएगा, 15। जब 360 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और जब 360 को 45 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि आदित्य एक दिन में कितना काम करता है, तो 15 यूनिट काम करता है, और रमन एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। और टोटल जो है अगर दोनों मिलकर साथ करेगा तो कितना काम करना होगा उससे, ये जो आपका एलसीएम आता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और मैं काफ़ी बार आपको पहले बता चुका हूँ कि समय बराबर क्या होता है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल काम कितना है, 360 काम है। और दोनों मिलकर, ये जो है आदित्य और अमन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए की क्षमता 15 यूनिट है और आर की क्षमता 8 यूनिट है। तो दोनों की मिलाकर कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 8 और 23 हो जाएगी। 15 8 कितनी होगी, 23 होगी। यानी कि 360/23 दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ने जो है किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा और उसे जो है बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया और सी ने डी को उसे 15% के हानि पर बेच दिया। तो पूछा जा रहा है आपसे कि डी का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा। तो सबसे पहले जो है ए के हिसाब से उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 1400 रुपये था। कितना था, 1400 रुपये था। फिर क्या किया, बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि 4 यूनिट की कोई वस्तु को 1 यूनिट के लाभ में बेचा जाता है। यानी कि 4 यूनिट के सामान को 1 यूनिट का लाभ यानी कि कितने में बेचा जाता है, तो 5 यूनिट में बेचा जाता है। फिर यहाँ पर से क्या निकल गया, बी के वस्तु का यहाँ पर से क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या बोला कि बी ने सी को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चला कि 5 का सामान 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया। यानी कि 5 यूनिट के सामान को 1 यूनिट के लाभ यानी कि 6 यूनिट में बेच दिया। फिर आगे करेंगे, फिर बोला सी ने डी को 15% के हानि में बेच दिया। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/20 होगा। कितना होगा, 3/20 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि 20 का सामान 3 यूनिट के हानि में बेच दिया। यानी कि 20 का सामान को अगर 3 यूनिट के हानि यानी कि कितने में बेचेगा, 17 यूनिट में बेच देगा। और ये जो हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, डी का सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डी का क्रय मूल्य। तो हल कर लेंगे, हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, 1 0 1 0 आपका चला गया।
यहाँ पर से आपका 2 तिया 6 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 पचे 20 चला जाएगा। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा 35 तिया आपका कितना हो जाता है 105 इंटू 17 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 17 पचे 85 और 17 यानी कि 1785 रुपये क्या है डी का क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यह आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक खर्च को कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि सभी कंपनी द्वारा कितना कितना खर्च किया गया है ये आपका परसेंट में वैल्यू इस ग्राफ में दर्शाया गया है। फिर आगे बोला गया कि वृत्त आरेख में दर्शाए गए केंद्रीय कोण किसी निश्चित चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। तो देखेंगे आप क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कंपनी का कुल खर्च 20 लाख है, यानी कि सभी कंपनियों का मिलाकर जो है कुल खर्च जो है कितना है 20 लाख है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि D2, D4 और D5 विभागों द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। तो D2 द्वारा जो है कितना किया गया कुल खर्च का 23%, D4 द्वारा जो है 13% और D5 द्वारा जो है 16%। तो कुल जो है कुल यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर से टोटल यहाँ पर परसेंट हो जाएगा 13 और 16 और 13, 16 13 आपका कितना हो जाएगा 29, 29 और 3 आपका 32, 32 और 20 आपका कितना हो जाएगा 52। यानी कि कुल मिलाकर इन 3 कंपनियों द्वारा मिलाकर कुल खर्च का 52% खर्च किया गया है। तो हमें 52% किसका निकालना है 20 लाख का 52% निकालना है। तो कितने 20 लाख यानी कि 6 शून्य, कितना शून्य 6 शून्य। तो ये आपका हो गया 20 लाख, 20 लाख का कितना 52% चाहिए। तो 52/100 हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 52 दूनी आपका कितना हो जाता है 104, 104 पर कितना शून्य 4 शून्य। तो यहाँ पर आपका आ गया कि कितना आपका आ गया यहाँ पर से लाख यानी कि 10,40,000 रुपये क्या है कुल जो है इन 3 कंपनियों द्वारा खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों का औसत वजन यानी कि एवरेज वेट कितना है 24.5 kg है। यदि अध्यापक का वजन 31 kg है यानी कि 31 किलोग्राम है तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। यानी कि यहाँ पर से जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो औसत वजन यानी कि 13 विद्यार्थियों के एक अध्यापक का मिलाकर औसत वजन कितना था 24.5 था, लेकिन उनमें से अध्यापक का वजन कितना है अकेले 31 किलोग्राम है। यानी कि यहाँ पर एवरेज से कितना ज़्यादा यानी कि औसत से कितना ज़्यादा जो है अध्यापक का वजन है। तो यहाँ पर औसत से कितना ज़्यादा हो जाएगा 5 1 6 यानी कि 6.5 यानी कि 6.5 kg क्या है इसके एवरेज से ज़्यादा है किसका अध्यापक का वजन। तो इसका जो है अध्यापक के कारण औसत में कितनी वृद्धि आई है वो किलोग्राम में तो निकल गया, लेकिन औसत में निकालने के लिए क्या करेंगे औसत में निकालने के लिए इस 13 स्टूडेंट से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। क्या करेंगे इस 13 स्टूडेंट से भाग करेंगे तो अध्यापक के कारण उस पूरे औसत में जितना बदलाव आया है वो यहाँ पर से निकल जाएगा। तो हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा 13 पचे 65 यानी कि 0.5 kg क्या हो जाता औसत में वृद्धि हो जाती है अगर उसमें टीचर शामिल हो जाते हैं। तो टीचर जब शामिल है उनका औसत वजन 24.5 है और अगर टीचर को निकाल दिया जाएगा तो 0.5 kg कम हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या करना होगा 0.5 kg माइनस करना होगा एवरेज में से, तो आपका क्या निकल जाएगा उन 13 विद्यार्थियों का औसत वजन निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23 में यानी कि 24.5 में से 0.5 गया तो आपका कितना आ जाएगा 24 kg आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई 2 संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो वह 21:17 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया 9:7 दिया गया है और बाद में जो है जब दोनों में 6 जोड़ा गया तो अनुपात कितनी हो जाती है तो 21:17 हो जाती है। तो यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर से जो है जो आपका यूनिट में जब
क्योंकि दोनों संख्याओं में क्या किया जा रहा है, 6 जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 6 को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर यूनिट में भी क्या होनी चाहिए, समान वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 से 21 हो गया तो कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। लेकिन 7 से यहाँ पर 17 हुआ तो कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। यानी कि यूनिट यहाँ पर सेम नहीं है। तो यूनिट सेव करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस का यानी कि संख्या के अंतर का क्या करेंगे, अपोजिट साइड में गुना कर देंगे। जैसे कि 21 और 17 में डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आता है, यहाँ पर से अंतर 4 आता है। और यहाँ पर से 9 और 7 में से अंतर कितना आ जाता है आपका, 9 और 7 में से 2 अंतर आता है। तो अपोजिट साइड में इसको संख्या को गुना कर देना है। लेकिन इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन नंबर देखने को मिला, तो अगर कॉमन देखने को मिल रहा है तो काट देंगे। 2 दूनी आपका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यानी कि ऊपर अब 1 बचा, नीचे 2 बचा। यानी कि 2 को ऊपर गुना करेंगे, 1 को नीचे गुना कर देंगे। तो 2 को ऊपर से गुना कर देंगे होल रेशियो में, और 1 को नीचे गुना करने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि रेशियो में अगर 1 गुना करेंगे तो होल रेशियो आपका जैसा था पहले और वैसा ही रहेगा। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। ये आपका सिंप्लीफाई करने पर ये आपका नया रेशियो आ गया पहली वाली संख्या के अनुसार। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो उनके यूनिट में वैल्यू में कितना अंतर आ, 18 से 3 आ रहा, यानी कि 18 से 21 हो गया तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 यूनिट का। और यहाँ पर से 14 से 17 हो गया तो यहाँ भी कितने यूनिट का वृद्धि हुआ, 3 यूनिट का। और इस 3 यूनिट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर चाहिए। तो एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या 14 है। दोनों के संख्याओं में यूनिट में अंतर कितना है, तो 4 यूनिट का अंतर है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 यानी कि 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि राम का हिस्सा 36,000 रुपये है तो कुल राशि कितनी है। तो राम का हिस्सा रेशियो में कितना है, राम का हिस्सा, राम और रहीम है, और राम का हिस्सा जो है यूनिट में वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है। और यहाँ पर रुपये में कितना दिया गया, 36,000 रुपये दिया गया है। तो 3 यूनिट का वैल्यू एक तरीके से कितना रुपया दिया गया है, 36,000 रुपये के बराबर दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 12,000 होगा। कितना होगा, 12,000। पूछा क्या जा रहा है, कुल राशि पूछी जा रही है। तो कुल राशि इन्हीं दोनों के बीच में तो बांटा गया था, तो दोनों के राशि का योग कितना है, तो 3 और 2 5 यूनिट है। यानी कि हमें क्या चाहिए, 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12,000 रुपये है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 25 60,000 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो आपका लेटरल जो है सरफेस एरिया पूछ रहा वो दिया गया है कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जब भी आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तब उसका जो है एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 6 साइड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपसे पार्श्व यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो 4 गुना भुजा स्क्वायर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 इंटू आपका क्या है, साइड स्क्वायर है, और बराबर जो है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, तो बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बार में चला जाएगा, 36 बार में चला जाएगा। इधर स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे स्क्वायर को तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। यानी कि साइड बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 6 साइड स्क्वायर होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु यानी कि कोण की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः कितना है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको मेंसुरेशन में फार्मूला पता नहीं होगा आप उस मैथ को बिल्कुल हल नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला आपको हमेशा याद ही रखना पड़ेगा। तो शंकु का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर से पाई आर कॉमन लेवा जाएगा दोनों। यहाँ पर आपका क्या बचेगा? यल प्लस आर, यानी कि ये भी आपका क्या होगा? टोटल एरिया का फार्मूला होगा। ये भी एरिया, ये भी एरिया, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ पर यल आपको लग रहा होगा कि किसे कहा जाता है, तो मैं यहाँ पर शंकु से बता देता हूँ कि यल किसे कहा जाता है। ये जो शंकु होती है इसे, ये जो आपको यल कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्लांट हाइट कहा जाता है, हिंदी में इसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। और ये आपकी शंकु की ऊंचाई होती है और ये आपका क्या होता है? रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या होती है शंकु की। तो ये आपका क्या हो गया? इस तरीके से हो गया। तो हमें क्या चाहिए? यल का वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है शंकु की त्रिज्या की लंबाई कितनी दी गई है? त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो अगर ऊंचाई 4 है, त्रिज्या 3 है, ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर बनता है, तो आपका यहाँ पर हाइपोटेनस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा? यल बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं आपसे काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि ट्रिपलेट आप कुछ संख्याओं का याद रखेगा, जैसे कि 3 4 का 5 ट्रिपलेट बनता है, उसी तरीके से 6 8 का 10 बनता है, उसी तरीके से 12 5 का आपका 13 बनता है, फिर उसी तरीके से 24 और 10 का आपका किसका बनता है? 26 का बनता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपका बन जाता है यहाँ पर 24 और यहाँ पर से 7 का किसका बन जाता है? 25 का बनता है। तो इस तरीके का कुछ ट्रिपलेट आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि आपको इस तरीके के प्रश्न में आसानी से आप हल कर पाए, वरना आप हाइपोटेनस थ्योरम से निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो आपको समय बचाना होता है परीक्षाओं में, तो इस तरीके से ट्रिपलेट फॉर्म याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका यल क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या करना है? वैल्यू सभी का निकला हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला पे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई को तो हमें तोड़ना नहीं है क्योंकि सभी को पाई में दिया गया है आंसर में, तो पाई को रहने देंगे, यानी कि 22/7 में इसे चेंज नहीं करेंगे। त्रिज्या जो है कितनी है शंकु की? 3 सेंटीमीटर है, तो इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा और इंटू आपका क्या? यल प्लस आर है। तो यल कितना है? 5 सेंटीमीटर, आर यानी कि त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 तिया कितना हो जाता है? 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है? ग्राफ है। ग्राफ मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ कि क्या है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विभाग D1 द्वारा किया गया खर्च D6 द्वारा किए गए खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है? तो D1 में कितना खर्चा किया गया? 19%। D6 में जो है कितना खर्चा किया गया? 12% खर्चा किया गया। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि D1 में कितना खर्चा किया गया? 19%। इस 12% का कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 12% में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। आपका 4 तिया 12, 25 चौक 100, 25 इंटू 19 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, यानी कि 500 में से 25 कम, तो आपका 475। 475/3 भाग करके देखेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आएगा? 16 नहीं 15, 15 तिया 45, 2 बचा, तो 3 8 24, यानी कि 158.33% आपका क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य यानी कि मीन तथा माध्यिका यानी कि मीडियन के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? माध्यिका यानी कि मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है? जो भी आपका नीचे संख्याएं दी गई है उनको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। 2 के बाद आपका यहाँ पर कौन सी संख्या? 2 के बाद 5 है, 5 है, 5 के बाद 6 तो नहीं है, 6 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 भी आपका है। 9 के बाद आपकी कौन सी संख्या है? 9 के बाद यहाँ पर 10 है, 10 के बाद 12 और 13, यानी कि 10 है, 10 के बाद आपका 12, 12 के बाद 13,
13 के बाद आपकी कौन सी संख्या है 14, 14 के बाद आपकी यहाँ पर कौन सी दिख रही है 26 दिख रही है, यानी कि दो संख्या और बची है 14 और 26। तो ऊपर जो है टोटल कितनी संख्याएं थी 3 3 6 4 10, नीचे भी हम लोगों ने 3 3 6 4 10 संख्याएं लिख ली है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने क्या किया व्यवस्थित कर लिया। फिर हमें क्या करना होता है बीच की संख्या ढूंढनी होती है। टोटल नंबर कितने हैं 10 नंबर है, तो बीच की संख्या कौन सी आएगी, बीच की संख्या आपकी 5th नंबर और 6th नंबर में जो बीच की संख्या आएगी वही आपका क्या होगा मीडियन होगा। यानी कि इधर से 4 संख्या अलग, इधर से 4 संख्याएं अलग, यानी कि 9 और 10 के बीच में जो संख्या आएगी वही क्या होगी मीडियन होगी। तो 9 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आएगी 9.5 आएगी। क्या आएगी 9.5 आएगी। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों संख्या को पहले क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 10 9 कितना होगा आपका 19। टोटल कितनी संख्या है दो संख्या, 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9.5। तो चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया मीडियन यानी कि माध्यिका आ गई। अब हमें क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का क्या तरीका होता है जो भी नंबर दी गई है यानी कि जो संख्याएं दी गई है उनका पहले क्या करेंगे योग करेंगे और टोटल नंबर से फिर डिवाइड कर देंगे। तो योग आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा तो 5 2 7 7 7 14 14 और 22 22 और 9 23 23 और 10 23 और 10 आपका 33। यहाँ पर रुइए फिर से जो ले 5 2 7 7 7 14 14 और 8 22 22 और 9 22 और 9 22 और 9 आपका यहाँ पर से हो जाएगा 31 31 और 10 आपका कितना हो जाएगा 41 41 और 12 आपका कितना हो जाएगा 41 और 12 41 और 12 आपका हो जाएगा 53 53 और 13 आपका हो जाएगा 66 66 और 14 आपका हो जाएगा 80 80 और 26 आपका कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा 106। और टोटल संख्याएं यहाँ पर से कितनी है टोटल संख्याएं 10 है तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा माध्य यानी कि मीन तो 10.6 आएगा। कितना आएगा 10.6 आएगा। यही दोनों का क्या पूछा जा रहा अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा 10.6 माइनस 9.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका अंतर 1.1 आएगा। कितना आएगा 1.1 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि u प्लस भी क्या है 84 है और u माइनस भी जो है 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि u और v का जो है रेशियो में वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा u और v का वैल्यू निकालना होगा। तो u का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का जोड़कर आधा कर देंगे। u का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इन जो दो संख्याएं दी गई उनका योग करके आधा कर देंगे। तो 84 या 4 कितना होता है 88, 88 का आधा कितना हो जाएगा 44, यानी कि u का वैल्यू कितना हो जाएगा 44। रेशियो में वैल्यू पूछ कर फिर हमें चेंज करना होगा तो रेशियो हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर जो हमें क्या निकालना है v का वैल्यू निकालना है। तो v का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा 84 में से 4 गया 80 हो गया। 80 का फिर क्या करेंगे आधा करेंगे तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। दोनों का रेशियो में वैल्यू नाला है तो क्या करेंगे यहाँ पर जो कट रहा है काट देंगे। 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से कटेगा 10 बार में, यानी कि u और v का जो है रेशियो में वैल्यू कितना आएगा 10 11:10 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या है क्रय मूल्य का 7/5 है। यदि अंकित मूल्य पर 20% का छूट यानी कि डिस्काउंट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि मार्क्ड प्राइस जो है यानी कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना है 7/5 है। यानी कि हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है बट्टा क्रय मूल्य बराबर क्या है 7/5 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या कर देते हैं ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि इससे जो आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा क्योंकि आगे हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया 70 यूनिट आ गया और यहाँ पर से क्रय मूल्य कितना आ गया 50 यूनिट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अंकित मूल्य को 20% छूट दिया जाए तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। तो 70 का 1/5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 70 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 70 में से 14 जाएगा तो 56 बचेगा। यानी कि 20% के छूट देकर उस वस्तु को बेच कितने में रहा है 56 यूनिट में बेच रहा है।
तो उस वस्तु का सामान कितना था, 50 यूनिट का सामान था, बेच कितने में रहा है, 56 यूनिट में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 यूनिट का। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 50 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, और 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपका प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, 12% होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20, 250 और 120 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को बाई ऑप्शन सबसे बेहतर तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से जो है इन तीनों संख्याएं कट रही है। 20 से तो 20 कटेगी, लेकिन 250 नहीं कटेगी। 250 20 से नहीं कटेगी, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 20 नहीं हो सकता, गलत है। 10 जो है इन तीनों संख्याओं से कट रही है, लेकिन इन तीनों संख्याओं का ये एचसीएफ हो सकता है। लेकिन हमें एचसीएफ मतलब ही होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 10 से बड़ी भी संख्या हो सकती है कि इससे कोई कट जाए। तो आर ऑप्शन से भी चेक कर लीजिएगा परीक्षाओं में कि कट रही है या नहीं। जैसे कि 15 से काटेंगे 20 तो नहीं कटेगी, 25 से काटेंगे 20 तो नहीं कटेगी, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है जिससे कटेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपका परीक्षाओं में ऐसा दे दे ऑप्शन कि ऐसे दो संख्या, जैसे कि यहाँ पर 10 दे देता और एक आपका ऑप्शन 5 भी दे देता, अगर आपका ऑप्शन में 10 भी दे देता 5 भी दे देता, तब तो 5 से भी ये तीनों संख्याएं कटेगी और 10 से भी कटेगी। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो अगर 5 और 10 दोनों रहे ऑप्शन में, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या क्या बनेगी, इन तीनों संख्याओं की एचसीएफ बनेगी। तो अगर 5 भी रहता तो आपका एचसीएफ क्या होता, 10 ही होता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 1440 रुपये के 30% का सारे 12% का मान कितना होगा। हल कर लेंगे आसानी से, आपका आंसर आ जाएगा। 1440 है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/10। सारे 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/8। मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ कि सारे 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। तो याद रखिएगा ये। तो 0 से 0 चला जाएगा, 0 चला गया। 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 1 8 64, 18 3 आपका कितना हो जाएगा, 54 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो कितने समय में राशि 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगी। तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। कोई भी मूलधन खुद में 100% होता है। तो वो बोल रहा है कि वह राशि कितनी हो जाए, दोगुनी हो जाए। यानी कि अगर पहले 100% राशि थी तो कितने समय में 200% हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 100% का दोगुना यानी कि 200%। यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक वर्ष में 20% का साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ये जो आपका आया है कि 100% का राशि जो है 200% हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ब्याज कितना प्राप्त कर लेता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त कर लेता है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मैंने बताया था कि क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। यानी कि 200 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 100%। यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या चाहिए, 100% अगर हम लोग ब्याज प्राप्त कर लेंगे तो वह राशि दोगुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्राप्त कितना करना है, कुल 100%। और यहाँ पर दिया गया है कि एक साल में 20% साधारण ब्याज करती है। यानी कि अगर हम कुल प्रतिशत में से एक साल का प्रतिशत भाग कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे, परसेंट से परसेंट चला गया, 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 5 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर की भुजा वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि तीनों जो संख्याएं दी गई है, यानी कि तीनों जो भुजाओं की लंबाई दी गई है, उनका रेशियो में वैल्यू हम लोग निकालकर छोटा बनाकर उसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। हमें चेक करना होगा।
अगर समकोण त्रिभुज होगी तब आप आसानी से इस मैथ को हल कर पाएंगे, वरना आप जो है हीरो फार्मूला से जाएंगे तो आप हल करते रह जाएंगे। इसलिए जो है सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न में कि वह राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है या नहीं। आसान तरीका क्या होता है चेक करने का, मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले जो भी भुजा की लंबाई दी गई है उनका क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, यानी कि रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से ये आ जाएगा 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 12 सते 84, 13 सते 91 होता है। और मैंने इसी वीडियो में एक आपको ट्रिपलेट फॉर्म बताया था, काफ़ी 5-6 ट्रिपलेट फॉर्म बताए थे। उनमें एक ट्रिपलेट फॉर्म बताया था आपको कि जब 5 और 12 का स्क्वायर करके योग किया जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये क्या बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 35 सेंटीमीटर, ये 84 सेंटीमीटर, ये 91 सेंटीमीटर, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का यानी कि समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो हाफ, बेस कितना है 84 और हाइट आपका कितना है 35 है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 42 बार में। गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140 और 35 दूनी 70, यानी कि 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का एरिया आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपये 2 वर्षों में 4900 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है। तो इस तरीके का प्रश्न हल करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला था इस चैनल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट का 1-2 घंटा का आपका जो है लेक्चर डाला हुआ है। वो वीडियो आप अगर जाके देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न को किस तरीके से आसानी से हल किया जाता है वो आप आसानी से सीख पाएंगे। तो वीडियो अगर आप इस तरीके का मैथ हल नहीं कर पाते तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट निकाल लेंगे किसका, अमाउंट बटा प्रिंसिपल का, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, 1 साल का मूलधन और मिश्र धन का अनुपात में वैल्यू पता चल जाएगा। तब हम लोग रेट यानी कि दर भी निकाल पाएंगे। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना है, 4900 रुपये, कितना है 4900 रुपये, और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है तो 3600 रुपये है। 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, 49 अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 7, 36 अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 6। यानी कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, अमाउंट है। और ये जो अमाउंट बन रहा है वो 1 साल का इंटरेस्ट जुटकर बन रहा है। ये जो आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा वो 1 साल का इंटरेस्ट इसमें जुटकर बन रहा है। तो अगर प्रिंसिपल मूलधन 6 यूनिट है, उसमें कितना जोड़ा गया, जो 7 यूनिट बन गया, 1 यूनिट जोड़ा गया, यानी कि 1 साल में 1 यूनिट का ब्याज मिला। कितने पर, 6 यूनिट पर। ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलती है, तो ब्याज किस पर मिलेगी, मूलधन, तो 6 यूनिट पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 × 96, यानी कि 16.66% आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर रेट यानी कि दर आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी का औसत यानी कि एवरेज 10 है, बी और सी का औसत 12 है, सी और ए का औसत 15 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत दिया गया है। तो टोटल कितने संख्या है, 2 संख्या। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके औसत से गुना कर देंगे। तो टोटल संख्या 2 है, यानी कि ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर हमें जो है बी और सी का औसत कितना है 12, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा, टोटल 2 संख्या है तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। और सी और ए का योग कितना हो जाएगा, औसत 15 है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2a है, 2b है, 2c है, यानी कि क्या हो जाएगा 2a + b + c होगा बराबर। इधर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 × 20 50, 50 और 24 आपका कितना हो जाएगा 74 होगा।
काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर से 37 बार में चला जाएगा। यानी कि ए, बी और सी क्या योग कितना आ गया, 37 आ गया। लेकिन यहाँ पर योग नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, औसत यानी कि एवरेज पूछा जा रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, योग को, तो योग कितना था 37, औसत निकालने के लिए टोटल जितनी संख्या उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो टोटल कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, उन तीनों संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार की गति जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड है। कार जो है 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर आपका होता है चाल इंटू समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है चाल कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकंड दी गई है। लेकिन यहाँ जो आपका समय दिया गया घंटा में दिया गया, जो दूरी भी पूछ रहा है वो किलोमीटर में पूछ रहा है। तो समय किस में होनी चाहिए, किलोमीटर, समय समय नहीं, चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। तो किलोमीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना किया जाता है। ये आपका क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। हमें इंटू क्या करेंगे, समय करेंगे। तो समय कितना, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 20 काटेंगे तो 1 शून्य चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 18×5 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। यानी कि कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वृत्तखंड D2 और D3 द्वारा, D2 और D3 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच का अंतर क्या है। लगभग जो क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए डिग्री में मान। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि डिग्री अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो परसेंट में अंतर होगा उसी हिसाब से डिग्री में भी अंतर आएगा। तो दोनों के परसेंट में अंतर कितना है, 17, एक 23 है, एक 17 है। अंतर कितना है, 6% का अंतर है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो है रेडियन में बांटा जाता है तो एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि हमें 360 डिग्री का क्या निकालना है, 6% निकालना है। क्या निकालना है, 360 डिग्री का 6%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य चला गया। 36 छः कितना होता है, 216/10 डिग्री होगा। पॉइंट में वैल्यू आएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21.6 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए जो है शेष कार्य को अकेले पूरा करता है। तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है अकेले 10 दिन में काम कर सकता है और बी जो है उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, 10 और 15 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 30 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है 2 दिन के बाद छोड़ देता है। यानी कि बी जो है 2 दिन तक काम किया, तो बी ने जो है 2 दिन में कितना काम किया होगा। बी अगर एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो बी ने 2 दिन काम किया, तो टोटल कितना काम किया होगा, 2 दिन ही 4 काम किया होगा। और ये जो आपका एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो अगर कुल काम करना 30 था लेकिन किया बी ने 4 काम केवल, तो बचा हुआ काम कितना है, करना था 30, किया 4, यानी कि बचा हुआ काम कितना है, 26 है। करेगा उसको कौन, ए करेगा। कितने की कार्य क्षमता से, 3 की कार्य क्षमता से। तो कुल काम को बटा ए का समय निकालना यानी कि शेष काम निकालना करेगा ये, तो
सी ए की कार्य क्षमता से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे। यहाँ पर शेष कार्य यानी कि जो टोटल काम होगा उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, 26/3 दिन लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका हल किया जाता है, इसका हल किया जाता है, यानी कि ऑफ का हल किया जाता है सिंप्लीफिकेशन में। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 3 को क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। तो 3 को 9 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका कितना आ गया, 1/3। फिर आगे क्या करना है, 2 को 4 से भाग करना है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। प्लस ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे सारा, तो आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6, यानी कि +6। भागा कितना है, 12, यानी कि अगर 6 को 12 से भाग करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का अंदर का हल करने पर कितना आया, 6, 6 को अगर 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। प्लस आगे क्या है, 4 है, हल कर लेंगे। 1/3 प्लस आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, आधा इधर है आधा इधर है, यानी कि आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। +4 यानी कि 4 1 कितना हो गया, 5, 5 + 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 16/3 होगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 16/3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, 1 - 3/4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, यानी कि 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4 प्लस ये आपका क्या है, ऑफ है। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना का साइन, जो कट रहा है काट कूट देंगे यहाँ पर से, तो कितना आ जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 3/10 होगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाले सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 2/3 है, भाग क्या है, 4/10 है, तो 2/3 है। जब भाग दिया हुआ रहता है तो जब उसे गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाती है। यानी कि अगर सामने वाली संख्या 4/10 है तो कितनी हो जाएगी, 10/4 हो जाएगी। आगे क्या है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 1 - 1/5 करना है तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/5 यानी कि 4/5 होगी। आगे क्या है, ऑफ का साइन है। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना का साइन। गुना मतलब आगे क्या है, 25/16। जितना कट रहा है काट देंगे सभी हम लोग। तो 2 दूनी यहाँ पर से 4 चला जाएगा, 2 × 5 = 10 चला जाएगा, यहाँ पर से 5 × 5 = 25 चला जाएगा, 4 × 6 = 16 चला जाएगा। बाकी जो बचा है उसे हल कर लेंगे। यहाँ पर पहले ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 4 और 10 का यहाँ पर से एलसीएम कितना होगा, 20। 4 × 5 = 20, 10 दूनी 20 यानी कि 3 दूनी 6, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि कितना आ जाएगा, 11/20। फिर नीचे आपका यहाँ पर से कितना बच जाता है, यहाँ पर से आपका बच जाता है 5/3 बचा है। ये जो है सिर्फ मैं अभी यहाँ पर से नीचे वाला ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो आपका कितना बचा, यहाँ पर ऊपर 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा, प्लस आपका कितना है, यहाँ पर आपका 5 बचा, यहाँ पर आपका 4 बचा। जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 × 5 = 35, यानी कि 35 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 35 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ी से यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, आप चाहे तो कॉपी पेन लगाकर आसानी से हल कर सकते हैं। सिंपल सा ही आपका क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पर कट रहा है आप क्या करेंगे, काट लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चाहे तो आप कॉपी पेन पर आप बना सकते हैं। आपका आंसर जो मैं आंसर लाऊंगा वही आपका भी आंसर आना चाहिए, तो आपका सही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते, तो 4 × 5 = 20, 4 तिया 12 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 ये ऊपर चला जाएगा, 3 आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 और 35 × 5 आपका कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 150 और 25 यानी कि 175 होगा। कितना होगा, 33/175, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर कितना आया, 33/175। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के जो है लागत मूल्यों का योग कितना है, 1200 रुपये। ए तथा बी जो है विक्रय मूल्यों का योग कितना है, 1390 रुपये। यदि ए और बी पर क्रमशः 10% और 20% का लाभ कमाया जाता है तो ए और बी की लागत मूल्य क्या है, अनुपात में। तो इस प्रश्न को अगर आप एलिगेशन से बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से इसे हल कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जो है कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। तो 1200 का सामान 1390 में बेच दिया, कुल मिलाकर 1200 का सामान ए और बी का कुल लागत मूल्य कितना था, 1200, बेचा 1390 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 190 रुपये का। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो कुल क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये।
परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य चला गया, कट नहीं रहा तो रहने देंगे। ओवरऑल आपका परसेंट वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया 190/12% आ गया। कितना आ गया 190/12%। यहाँ पर बोला गया कि पहला वस्तु को क्या किया गया है, पहले वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। फिर जो है क्या बोला गया कि दूसरे वस्तु को क्या किया गया 20% के लाभ पर बेचा गया। क्या करेंगे हम लोग क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्रॉस में से माइनस करेंगे। तो 190/12 यहाँ पर क्या करेंगे 20 माइनस 190/12 तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 240 में से 190 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 50/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50/12। इधर हल करेंगे तो 190 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, आप चाहे तो माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पर 190/12 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 70/12। यही दोनों आपका क्या आ जाएगा, यही दोनों को रेशियो में सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके दोनों वस्तु का क्रय मूल्य में अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो 12 से 12 चला गया, 0 से 0 चला गया तो कितना आ गया 5:7 आ गया, यानी कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात कितना है तो 5:7 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव जो है 7 घंटे में 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जाती है यानी कि धारा के विरुद्ध जाती है, और 20 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जाती है। वह जो है 11 घंटे में 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध जाती है, 10 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जाती है। तब स्थिर जल में नाव की गति कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो पहला जो है दूरी कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग मान लेते कि नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों ने क्या मान लिया, नाव की चाल। और धारा की चाल हम लोग क्या मान लेते y किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों ने क्या मान लिया, धारा की चाल मान लिया। तो यहाँ पर जब धारा के अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध जाएंगे तब उनकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगी बटा धारा के फिर जो है आपका धारा के साथ जो है कितनी दूरी जाती है 20 किलोमीटर। अब क्या हो जाएगा नाव का चाल प्लस धारा का चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर से दूरी बटा चाल टोटल समय यहाँ पर योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कुल समय। कुल समय कितना लगता है ट्रैवल करने में 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, अब 20 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कुल समय 7 घंटे लगते, यहाँ पर बराबर 7 हो जाएंगे। फिर अगला जो उसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन। फिर जो उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन में बैठा सकते हैं कि 20 किलोमीटर जो है क्या बोला 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है यानी कि धारा के विरुद्ध, और 10 किलोमीटर जो है धारा के साथ जाता है यानी कि x प्लस वाई। कुल समय कितना लेता है दोनों मिलाकर 11 घंटे लेते। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर माइनस 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 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा आपका पूरा। यहाँ पर से कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 40 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30x प्लस वाई होगा। कितना होगा 30 बराबर x प्लस वाई। यहाँ पर से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 11 गया तो कितना बचेगा 3, 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ पर से फिर क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में x प्लस वाई का वैल्यू पुट करके x माइनस वाई निकाल सकते हैं। तो अगर x प्लस वाई यहाँ पर क्या पुट करें 10 पुट करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 उधर भेजेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 से 10 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, नाव की गति पूछी जा रही है। तो नाव की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों चाल के योग का आधा कर देंगे। तो इन दोनों चाल का योग कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या हो जाएगी नाव की चाल हो जाएगी। अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाती तो इन दोनों का अंतर का आधा कर देते। अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाती अगर इस क्वेश्चन में तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाता 8 भागा 2 कर देते तो कितना आ जाता आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप धारा का भी चाल निकाल सकते हैं। तो ये आपकी नाव की चाल, ये आपकी धारा की चाल। पूछा जा रहा है नाव की चाल, तो नाव की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।